बार बार फिलिस्तीन का जिक्र आता है, गाजा का जिक्र आता है, तो ईरान का जरूर जिक्र आता है, क्योंकि कई बार ये भी तबसरा निगार कहते हैं कि हो सकता है कि अगला टारगेट ईरान हो। क्या आपको लग रहा है कि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश है, जबकि अब तो बहुत मजबूत होता दिखाई दे रहा है ईरान पहले के मुकाबले? कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं बहुत ही मजबूत फोर्स है। उनकी रॉकेट फोर्स भी बहुत मजबूत है। उन्होंने बार बार इसराइल के ऊपर जो हमले किए, उससे इसराइल में काफी नुकसान भी पहुंचे थे, चाहे तेल अवीव में हो या हाइफा के आसपास का एरिया हो। अब बात यह है कि फिलहाल अमेरिका और यूरोप के देश मिलकर ईरान को इसराइल के ऊपर हमला ना करे, ऐसा कुछ समझाने में शायद सफल हो गए हैं। ईरान भी शायद कुछ ऐसी कोशिश कर रहा है। पेजेश्कियन, देखिए मैं बताता हूँ, वहाँ क्या है कि जैसे आयतुल्लाह खमेनी है, वो तो धार्मिक लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर राष्ट्रपति पेजेश्कियन क्या ही ज्यादा चलता है। तो पेजेश्कियन कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए हैं अमेरिका ने, वो सैंक्शन आस्ते आस्ते लिफ्ट किए जाएं। अब सैंक्शन ईरान के ऊपर कैसे लिफ्ट किए जाएंगे? जो आर्थिक सैंक्शन, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, उनको रोकने के लिए तरीका यह है कि ईरान पहले थोड़ा सा ऐसा हिंट दे कि वह कोई एटमी हथियार नहीं बना रहा है। तो आईएईए जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं वो हर 3 महीने 6 महीने में ईरान में जाते हैं, जाएंगे और एक सर्टिफिकेट देंगे कि ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा। और फिर अमेरिका आस्ते आस्ते गौर फरमाएगा कि ईरान के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, उनको आस्ते आस्ते हटाएगा। तो उस दिशा में आस्ते आस्ते काम हो रहा है, बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। तो फिलहाल क्या इजराइल और अमेरिका, इजराइल में क्या फिलहाल अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करेंगे? ऐसा अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि पहले पूरा का पूरा उसका ध्यान हमास और इजराइल के युद्ध पर केंद्रित रहे। हमास और इजराइल का युद्ध शांत हो जाए, उस पर वो फोकस करना चाहता है। जी बिल्कुल। और हमने इससे पहले भी बात की थी, राशिद रिजवी साहब, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं कि चूंकि इंटरनल बहुत इश्यूज हैं, वो चाहे इजराइल के अंदर हो या अमेरिका के अंदर, दोनों जो है, और वहां पे बहुत मजबूत आवाज उठाई जा रही है, और इस वजह से जरूरी नहीं है। लेकिन हमास ने आज जो बात कही है, उसको किस तरह से देखा जाए? हमास ने ये कहा कि अब हम कोई मौका इजराइल को नहीं देंगे जंग करने के लिए, कोई मौका हम उसे नहीं देंगे। तो ये जो बयान आया है हमास का, इसकी क्या बुनियाद है कि मौका नहीं देंगे? यानी वो तमाम बातें जो अमेरिका की हैं, या जो शर्तें हैं, वो तो शर्तें तो तकरीबन वही दिखाई दे रही जो हमास की थी, क्योंकि वहां पे हमास ने ये भी कहा है कि काम बहुत तेजी से शुरू हो गया है। वहां पे कतर एक्टिव हो चुका है गाजा के अंदर। इसके अलावा तुर्की और मिस्र के जो है वो भी, और ट्रक भी अब पहुंचने लगे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये वो बातें हैं जो हमास की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी। तो फिर इसका मतलब ये कि इजराइल तो पीछे हो गया, और अमेरिका ने उनको डांट लगा करके नेतन्याहू को चुप करा दिया कि अब आप चुप हो जाइए। राशिद साहब। जी देखिए, दोनों कड़ियां मिल रही हैं आपस में। इसराइल को पीछे करके कंट्रोल अपने हाथ में डोनाल्ड ट्रंप का लेना, और हमास का ये कहना कि हम इसराइल को मौका नहीं देंगे जंग करने का। ये दोनों कड़ियां मिल रही हैं। ये सब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो एक्टिविटी हो रही है, ये सब के बीच में कतर और इजिप्ट है। कतर और इजिप्ट के प्रेशर में ही इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने कमान अपने हाथ में ली, और कतर और इजिप्ट के कहने पर ही इन्होंने ये स्टेटमेंट हमास से दिया कि हम कोई मौका नहीं देंगे। रही बात अर्दोगान की, अर्दोगान ने अपने आप को इस हिसाब से ढाला है कि अभी भी वो कहते हैं
कि बिना टर्की के इस गाजा का कोई समाधान नहीं है, और टर्की यहाँ का मूल हिस्सा है। टर्की गाजा का मूल हिस्सा है। अब ये समझ हमको खुद नहीं आया कि टर्की कैसे आप वहां का मूल हिस्सा हो गया। मतलब वो किसी न किसी तरीके से गाजा मैटर पर अपने आप को चिपकाए रहना चाहते हैं। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो अमेरिका ने उन लोगों को थोड़ा सा दूर रखा है इन चीजों से जो इजराइल के ऊपर काबू पा सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो। वो चाहे ईरान हो चाहे टर्किया हो। खैर टर्किया तो हमको नहीं लगता है कि वो कोई हमला करेगा, लेकिन फिर भी एक जो जबानी जंग है, और ये हम तो देख रहे हैं कि 2 साल चल रही है, अर्दोगान ने ऐसे ऐसे डायलॉग मारे हैं जो आज तक बॉलीवुड की फिल्मों में सुने भी नहीं गए, कि संभल जाए, होश में आ जाए, अंजाम भुगतेगा। दुनिया भर का कचरा किया, एक भी इनोसेंट को बचाया नहीं आपने, कोई मदद नहीं की आपने। राफा बॉर्डर पे वो कब्जा करके बैठा हुआ है, आप भेज दो ना अपनी फोर्स, क्यों नहीं भेज रहे हो? आपके लिए कोई रास्ता रुका है? आप कमजोर हो, आपके पास एयर डिफेंस भी है, आपके पास फाइटर प्लेन भी है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी आर्मी की स्ट्रांग आर्मी है। और उस पे भी उससे पे भी और बेहतर चीज क्या है कि आपकी आवाम आपके साथ है। अगर 2-4 मिसाइल आप उसके ऊपर गिरा भी देते उस वक्त इसराइल के ऊपर, तो फिर आप ये देखते कि आपकी आवाम आपको सर बैठा देती। इस हद तक नाराज थी वहां की आवाम। लेकिन खैर ये इंटरनेशनल मैटर है, इंटरनेशनल इशू है। ये मेंबर है नाटो के, और नाटो के मेंबर होने के नाते इनके ऊपर भी प्रेशर रहता है कि ये बिना सबकी सहमति के किसी भी मुल्क की तरफ एक कंकड़ नहीं फेंक सकती है। मिसाइल फेंकना बहुत दूर की बात है। हाँ, अगर इजराइल गलती से एक ड्रोन भी टर्की में मार देता तो टर्कियों की मजबूरी थी उसको रिएक्ट करने की, और नाटो के सारे मेंबरों की मजबूरी थी इनके साथ खड़े रहने की। जी मुमताज साहब। राशिद साहब सही कह रहे हैं कि आपके यहाँ से आवाज असल में पलट के आती है, तो मैं बंद करना जो है इधर उधर। बहरहाल तो नहीं, ये सही है। और जो आपका सवाल है टर्की को और डायलॉग, यहाँ तक कहा कि सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है और ये कर देंगे वो कर देंगे, और तमाम जो मुस्लिम मुल्क हैं वो फौज बना लें, दूसरा नाटो बना लें, ये सब किया। आज तक कहीं कोई इम्प्लीमेंट उसका हुआ नहीं, कुछ नजर नहीं आया। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसका जिक्र आपने किया है राशिद रिजवी साहब। लेकिन ये कैप्टन साहब, फिर ये कौन सा प्रेशर था इतना? क्या ये प्रेशर हम ये माने कि ब्रिक्स का था, या वर्ल्ड ऑर्डर जो तेजी से बदल रहा था उसका था? क्योंकि या ईरान जिसका जिक्र हमने किया कि ईरान चूंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, और चीन उसके पीछे खड़ा हो गया, उसके साथ रूस खड़ा हो गया, और चीन ही ने जो है सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती कराई, और बहुत सारी जो तजारती सरगर्मियां हैं या डीडॉलराइजेशन की तरफ भी बहुत तेजी से ये खित्ता बढ़ रहा था। अभी आप देखिए कि रूस और ये ईरान, इन्होंने कहा कि लोकल करेंसी में हम तजारत करेंगे। इससे पहले हिंदुस्तान ने कहा कि भाई रूस के साथ हम जो तजारत करेंगे वो लोकल करेंसी में कर लेंगे, जो वहां का जो भी है वहां पे करेंसी। इससे पहले भी ऐसा नहीं, हिंदुस्तान ने तो इससे कभी अपने आप को पीछे रखा नहीं, क्योंकि हमने देखा कि जब ईरान पे सैंक्शन लगी हुई थी या आज भी लगी हुई है, तो हमेशा हिंदुस्तान ने जो ईरान से तजारत की वो लोकल करेंसी और माल की बुनियाद पर की। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी तजारत न रही हो, दोनों में तजारत होती रही है। तो ये डर किस बात का था? क्योंकि अमेरिका
ये जंगबंदी कोई यूं ही नहीं हुई है। ये क्या खौफ था, या जो दुनिया के लोग जिस तरह से सामने आ रहे थे बहुत तेजी से फ्रीडम फ्लोटिला के जरिए या अलग अलग, तो कौन सा प्रेशर था कि जिसकी वजह से इन्हें ये फैसला लेना पड़ा कि नहीं, जंग तो अब रोकनी पड़ेगी, हमारा टारगेट पूरा हो या ना हो, हम कुछ अचीव कर पाए हो या ना कर पाए हो, हमारी भले ही बदनामी हो लेकिन अब हम इसे रोकेंगे। कैप्टन डॉक्टर साहब। रिजवी डॉक्टर रिजवी ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो इतने हथियार दे रहा था इजराइल को, अलग अलग अंदाजे हैं, लेकिन मोटा मोटी पिछले 2 साल में लड़ाई के दौरान अमेरिका ने इजराइल को करीबन $60 बिलियन का हथियार दिया। क्या इजराइल ने इसकी पेमेंट कर दी अमेरिका को अभी तक? नहीं। तो सवाल उठता है कि फिर अमेरिका में जो प्राइवेट कंपनियों के मालिक हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो ये हथियार बना बना के इजराइल को दे रहे हैं, उनकी पेमेंट कर कौन रहा है? वो तो प्राइवेट कंपनियां हैं। उनका तो है कि रोज बम बनाओ, रोज बेचो, उसके कमाई से रोज अपने घर में आटा खरीद के ले जाओ, अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेके जाओ। ये सीक्रेट समझनी पड़ेगी। इजराइल ने ये जो $65 बिलियन हैं अभी तक अमेरिका को दिए नहीं है। तो अमेरिका में क्या होता है, एक सिस्टम है फेडरल रिजर्व कि एक बड़ा सा गुब्बारा है, अमेरिका की सरकार फेडरल रिजर्व में अपना जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसको डाल देती है उस गुब्बारे के अंदर। और जब जब अमेरिका के एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी प्राइवेट कंपनी इजराइल को हथियार देती है, तो उस गुब्बारे में से फेडरल रिजर्व से पैसा निकालकर उस कारखाने के मालिक को दे दिया जाता है कि हाँ भैया, आज तुमने इजराइल को 100 मिसाइलें भेजी, ये लो $100। उसको तो अपने $100 चाहिए ना, नहीं तो वो कल कैसे मिसाइल बनाएगा? उसको तो रॉ मटेरियल खरीदना है अमेरिका में। अमेरिका में जो मिसाइल बना रहा है उसको तो अपने कर्मचारियों को पेमेंट करनी है। इसी तरह से अमेरिका का एक सिस्टम यूक्रेन में भी है। अलग अलग सोर्स का एस्टिमेट है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई में पिछले 3 साल में अब तक करीबन $300 बिलियन से ज्यादा का हथियार अमेरिका यूक्रेन को दे चुका है। इसकी पेमेंट भी अब तक यूक्रेन ने अमेरिका को नहीं की है। तो सवाल है कि फिर अमेरिका में जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां ये मिसाइल बम बना रही हैं, रॉकेट बना रही हैं, टैंक तोप के गोले बना रहे हैं, वो क्या मुफ्त में दे रहे हैं वो सब हथियार यूक्रेन को? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्या है कि जब जंग छिड़ी तो अमेरिका ने दुनिया भर में जितने रशियन एसेट्स थे, रूस के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ओलिगार्क, उनके एसेट्स को छीन लिया। ओलिगार्क शब्द मैं दर्शकों को बता दूं, ओलिगार्क का मतलब है कि जो रूस के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने होते हैं, रूस के बहुत अमीर आदमी होते हैं, उन्होंने अपना पैसा, जैसे दुनिया के सारे करोड़पति अरबपति करते हैं, उन्होंने रूस के जो ओलिगार्क्स ने अपना पैसा पेरिस में रखा हुआ है, ब्रुसेल्स में रखा हुआ है, लंदन में रखा है, पेरिस में रखा है, रोम में रखा है, न्यूयॉर्क में रखा हुआ है। उस पैसे को अमेरिका ने गपचिया लिया, रशियन ओलिगार्क्स के पैसे को। और जब जब रूस का जब अमेरिकन इंडस्ट्री एक रॉकेट मिसाइल बना के देते हैं यूक्रेन को, जो अमेरिका ने जो रूस के धनाढ्य लोगों का पैसा गपचिया हुआ है, उसमें से अमेरिका की कंपनी को पेमेंट हो जाती है। ये इतना मैंने इसलिए समझाया था, ये बताने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी क्या है, क्यों आप वो अचानक लड़ाई रोकना चाहते हैं। क्योंकि कब तक फ्री में इजराइल को और कब तक फ्री में यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। बाकी एक हल्का फुल्का बात तो है ही कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत दुख है कि इस साल नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल का नोबेल प्राइज मिल जाए। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि 2 और मोर का पंख अपने सिर पर लगा ले। एक कि भाई हमने हमास और इजराइल का जंग रुकवा दिया, और दूसरा मोर का पंख वो और 3 महीने 6 महीने में लगवाने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस का जंग बंद करा लिया।
तो इसके साथ अगले साल डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। अच्छा डॉक्टर रिजवी, मेरे को जरा अब दूसरा कमिटमेंट भी है, तो मुझे अभी आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, और फिर हम आपसे गुजारिश करेंगे दूसरी बार। तो तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तो हमारे साथ ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी थे, और चूंकि 10:30 बज गए हैं और उन्हें एक और चैनल पे जाना है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमसे जुड़े और हमारी दरख्वास्त को उन्होंने कबूल किया था। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो हमारे प्रोफेसर नदीम अहमद साहब हैं, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी नजर रखते हैं। हालात तो देख रहे होंगे प्रोफेसर नदीम की क्या हालात हैं। जो जंगबंदी है वो आगे बढ़ रही है। इस और सबसे बड़ी चीज ये कि नेतन्याहू को खतरा लाक हो गया है। आज उनकी पिटीशन खारिज हो गई है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में शिकंजा कस जाए और नेतन्याहू को जेल जाना पड़े? मुमताज भाई, ये शिकंजे से बचने के लिए ही मासूम लोगों को कत्ल किया गया था, और इजराइल का कानून बहुत ज्यादा, मैं उससे कहूंगा, मजबूत भी है और शार्प भी है। वहां पर सजाएं भी होती हैं, और आदमी को नहीं देखा जाता। आदमी कितना ही बड़ा हो, अगर वो कसूरवार है तो उसे सजा मिलती है। ये सब इन्हीं बातों का डर था जिसकी वजह से 2 साल तक लड़ाई को खींचा गया, और बार बार ऐसी कंडीशन लगाई गई कि जंगबंदी ना हो, और जेनोसाइड इतनी बुरी तरह से किया गया कि वो खुद ये चाह रहे थे, यानी एक जो उनकी सोच थी नेतन्याहू की, वो ये रही कि जो हॉस्टेज हैं, जो बंधक हैं हमारे, इतनी बुरी तरह से एयर स्ट्राइक की जाए कि वो जो टनल्स हैं उसके अंदर, जाहिर है वो टनल्स के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर ही उन लोगों ने उन्हें हॉस्टेज बनाकर रखा हुआ था। अब वो कोई बहुत बड़ी जगह भी नहीं है, ऐसा भी नहीं था कि वो हॉस्टेज बनाकर किसी दूसरी कंट्री में ले गए हों। तो वो सब वहीं था, और पूरे के पूरे गजा का, और पूरे के पूरी जो गजा की पट्टी है जिसे बोलते हैं, जिसमें रफा के आसपास वाला इलाका भी शामिल है, वहां तक इन्होंने मुहासरा कर रखा था। और मुहासरा वो जमीनी फौज से भी कर रखा था, और आसमानी नजर भी थी। आपने देखा ना कि किस किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सेल फोन के जरिए, पेजर्स के जरिए अटैक किए। तो वो लोगों को जिनको टारगेट करना होता है, इजरायली निजाम या मोसाद का एक सिस्टम है, वो उस आदमी से जुड़ी हुई हर चीज को, या अमेरिकन भी, जैसे उसामा वाला मामला हुआ, वो ढूंढते हैं डिजिटली, और इक्विपमेंट के जरिए वो पता लगा लेते हैं, डीएनए के जरिए भी पता लगा लेते हैं, उनके पास सब कुछ होता है ऐसा वैसा। तो उस तरीके से उन्होंने मुहासरा किया, लेकिन तब भी उतनी कामयाबी, देखिए मैं कहूँगा जमीनी तौर पर तो उनको नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें जो कुछ करना था उन्होंने किया। और वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह से कि कोई भी कंट्री बीच में आए, या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की आए बीच में, जो जल्द से जल्द इस जंग को रुकवा दे कंडीशनली। तो वो खुद ही इसे इतना लंबा खींचे जा रहे थे, और उसी सिलसिले की एक कड़ी वो था ईरान पर अटैक। ईरान पर अटैक जैसी कोई चीज की जरूरत मुझे नहीं लगता कि थी। वो उससे पहले भी इन्होंने मिसाइलें मारी, उन्होंने भी मारी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका को बुलाकर, यानी उस लड़ाई को वो और भी ज्यादा लंबा खींचना चाहते थे, और वो इसे इसके साथ मर्ज कर देना चाहते थे। यानी गजा वाले मामले के साथ ईरान का मामला भी मर्ज करके उसको लंबे टाइम तक ऐसे हालात को बनाए रखना चाह रहे थे कि जिसमें टाइम ज्यादा खपे और लगे। लेकिन उस तरह की नौबत नहीं आई, वो 12 दिन में ही सब चक्कर समझ में आ गया। लेकिन जमीनी तौर पर यहाँ पर इतनी बुरी तरह से मज़ाहमत होती रही, और उसको ये चलाते रहना ही चाहते थे। इन्हें पता था कि जैसे ये रुकेगा मेरे ऊपर कानूनी शिकंजा कस जाएगा। और हालात अब दुनिया तो देख ही रही थी, दुनिया ने भी मजबूर होकर अब जो कुछ किया, बहुत पहले उसे कर देना चाहिए था, रुकवा दिया ऐसे मामले को। लेकिन वो बाज अपनी हरकतों से आने वाला शख्स है नहीं, वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी हद तक जाएगा, और वो कर भी रहा है।
भाई वो कहीं ना कहीं आप कल वाली भी खबरें आपके सामने ही है कि कल भी गड़बड़ हुई है इधर उधर, तो वो सब चलाएगा, लेकिन कानून सख्त है और कानून शिकंजा जरूर कसेगा उसके ऊपर, और ये कानून का ही डर है जिसकी वजह से इतने दिन तक ये सब कुछ होता रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे कम सजा हुई इस काम में, तो कम से कम अपना जो ओहदा है वो नेतन्याहू को छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे कम सजा है, और ऐसा बहुत जल्द आपके सामने और मेरे सामने आने वाला है। ये सबसे कम सजा है। जेल वेल वाली बात तो अलग है कि ट्रायल होगा और वो बंद हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, लेकिन छोटी से छोटी सजा यही होगी कि उसे बरतरफ होना पड़ेगा अपने ओहदे से, ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी, राशिद रिजवी साहब, जो बात वही चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट है नेतन्याहू का, और आपने उस पे कहा भी। एक और खबर जो आ रही है कि ट्रम्प मलेशिया जब जा रहे थे तो वो फिलिंग के लिए जो है फ्यूल लेने के लिए कतर में वो रुके और फिर वहाँ के शाह को जो है बुलाया, मुलाकात की। तो क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इसको इसको क्या कोई सियासी एंगल कि ये यूं ही है? मैं तो नहीं समझता कि यूं ही होगा। नहीं, देखिए होता क्या है मुमताज साहब, हमारा और आपका बचपना गांव में गुजरा है, और गांव में आपने एक चीज देखा होगा कि पास पड़ोस से या कोई दूसरे गांव से कोई सिरका लिए चला आ रहा है जमींदार के पास, कोई गन्ना लेके चला आ रहा है, कोई अपने खेत का मटर लेके चला आ रहा है। ये आपने देखा होगा कि जमींदार हमारे खुश रहे, और हमको जरूरत पड़े तो जोतने के लिए अपने बैल और हल दे देंगे, कभी मांग लेंगे तो यही चीज, ये ट्रेंड आज के डेट में आ गया है गिफ्ट के रूप में, कि हम लोगों को दिवाली पे जाके करप्शन, घूस नहीं दे रहे हैं, खाली गिफ्ट दे रहे हैं ओवलाइज करने के लिए, ओवलाइज कर रहे हैं। जैसे हम लोग कॉलेज वाले हैं, तो कॉलेज वाले क्या करते हैं कि वो दिवाली के टाइम आता है तो एक दिवाली के गिफ्ट जा करके वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, प्लस और भी जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जहां से काम होते हैं उन सबको जाके दिया जाता है कि हमारे इनके रिलेशन बने रहे, हमारा काम कभी डिस्टर्ब ना हो, और जब भी जरूरत पड़े आउट ऑफ जा करके ये हमारा सपोर्ट करें। ये तरीका होता है। तो इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया कतर ने इनको, डोनाल्ड ट्रम्प को, तो जाहिर सी बात है कि जहाज आपका है तो तेल का अमेरिका भराएगा, आप ही भराओगे। तो लैंड कर दिया, वहां पर बैठ के चाय भी पिया होगा, चाय पी के डिस्कस किया होगा। और एक चीज, जहां तक हमारी सोच जा रही है, पता नहीं लोगों की जा रही है कि नहीं जा रही है, डोनाल्ड ट्रम्प को ये भी शक है कि नेतन्याहू हमारा फोन ट्रैप कराता होगा। नेतन्याहू अरब के सारे लोगों के फोन टैप कराता होगा। इस चीज का तो वो माहिर है, एक्सपर्ट है वो, कि फोन टैपिंग करना, ये सब छोटे मोटे छिछोरे काम का वो जन्मदाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह ने इस चीज से बचने के लिए पेजर लिया। अब पेजर जिस कंपनी से लिया, जिस मुल्क से लिया, इनके लोगों को मालूम हुआ, इनके लोगों ने उस मुल्क के लोगों से सेटिंग कर ली, और वो पेजर वाला जो कार्गो से आ रहा था उसको रुकवा करके कुछ दिन अपने पास रखा, हर पेजर में ब्लास्ट डिवाइस लगा दी उसने, और एक टाइम पे उसने एक बटन दबाया, कई पेजर ब्लास्ट हो गए, कई लोगों की जान चली गई। तो उसमें यह हुआ कि जिसको सबसे सेफ समझा था कि हम लोग की कॉल को वो ट्रैप न कर पाए, हम लोग की लोकेशन को वो ट्रैप न कर पाए, उसी पेजर पे उसने हमला बोल दिया। तो वही हमने कहा ना कि वो छिछोरे बनने का काम ज्यादा करता है, सामने आके लड़ने की हिम्मत उसके अंदर इतनी नहीं होती है। वो आपके देश के अंदर जो है फर्जी ट्विटर अकाउंट हजारों बनवा देगा, आपके खिलाफ एक ट्रेंड चला देगा सोशल मीडिया पर, आपके पास पेजर में इस तरह के सॉफ्टवेयर और क्या बोलते हैं विस्फोटक सेट कर देगा। आ रही है जब राशिद रिजवी साहब, मैं आपको रोकूंगा, मैं रोकूंगा एक
बहुत इंपॉर्टेंट खबर आज जयदीप साहब ने अपडेट किया है कि उन मुल्कों की लिस्ट आ गई है जो इंटरनेशनल फोर्स के तौर पे ट्रम्प प्लान को लागू करेंगे। जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, डेनमार्क, जॉर्डन, स्पेन, फ्रांस और ये इसके अलावा यूएई और ये वो मुल्क है। और जयदीप साहब ने इस पे लिखा है कि ये वो सारे मुल्क हैं जो गाजा के कत्लेआम में शामिल रहे। ये उन्होंने बाकायदा जयदीप साहब ने ये कमेंट किया है। तो अब मैं चूंकि वो पढ़ना चाहता है, मेरे ख्याल से नदीम साहब कहीं जाना है आपको, मैं कमेंट ले लूं आपका एक। प्रोफेसर मुझसे नदीम, कहना है? जी कहीं नहीं जाना है नहीं क्या? जी जी नहीं मुझे नहीं जाना, अच्छा पूछे आप। अच्छा, ठीक है। तो राशिद साहब, ये जो लिस्ट आई है इन मुल्कों की और जो जयदीप साहब ने कमेंट किया है, मतलब ये इस तरह की इंटरनेशनल फोर्स क्या माने रखती है? किस तरह से इसको देखते हैं आप? क्योंकि इसमें जो है टर्की, हालांकि टर्की को भी शामिल कर लेते तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन चूंकि इजराइल नहीं चाहता कि टर्की इसमें शामिल हो, चूंकि इजराइल नहीं चाहता कि, और यानी ये जो फोर्स बनी है ये तो पूरा इजराइल जो चाहता है उस तरह की फोर्स है, ये मेरा ख्याल है। सिर्फ वही लोग हैं जिस ये तो वो भी लोग थे जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद इनसे मिलने भी आए थे, इनसे गले भी लगे थे, हर तरीके का समर्थन का वादा भी किया था। फिर ये वही लोग थे जिन्होंने इनको हथियारों से हर तरीके से मदद भी की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल की निंदा भी की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूएन के सदन में आकर के फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा भी दिया। ये वही लोग हैं। तो उस वक्त की तस्वीर दूसरी थी, आज की तस्वीर दूसरी है। आज ये देखा जा रहा है, जैसे आप कनाडा से आ जाइए, कनाडा का टर्म बहुत अच्छा नहीं है अभी अमेरिका से, और कनाडा के टर्म बहुत अच्छे अभी नहीं है इजराइल से भी। इस बात को आप मानिए, बहुत अच्छे टर्म इनके नहीं है इजराइल से। कनाडा के अलावा आप फ्रांस में आइए, फ्रांस मैक्रो ने खुल के अनाउंसमेंट किया था और मैक्रो ने खुल के कंडम भी किया था। मैक्रो के पीछे पीछे आपके ब्रिटेन वाले आ गए थे, वो भी आ गए, उनके पीछे पीछे कनाडा वाले भी आ गए। यूएन में सबने कहा कि हम एक आजाद मुल्क का दर्जा देते हैं फिलिस्तीन को। तो आज अगर उन देशों की फोर्स है तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं। हाँ, एक चीज है कि ट्रम्प ने एक चीज देखा कि जिस तरह इजराइल हमारी कुछ हद तक बात मानता जा रहा है, तो हमको भी उसको नाराज नहीं करना है। चलिए, जहां पर हम 10 मुल्क 12 मुल्क को बुला रहे हैं, अगर एक नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वो तो दुकान से बात कर लेंगे कि चाहते हो कि सीज फायर कंटिन्यू रहे, कोई उल्लंघन ना हो, तो आप खामोश बैठो। आपको जो मदद भेजना है मदद भेजो, आप वो आपकी भेजी हुई सारी मदद मैं इंटर करवाऊंगा अंदर। जैसे कि आज भी बहुत सारी मशीनरीज आई हैं वाया इजिप्ट, आपके गाजा में टर्की ने भेजी है, और बहुत सारी मशीनरीज कतर की भी आई हैं, बहुत सारी मशीनरीज अंदर जेसीबी टाइप की वो आपका इजिप्ट ने भेजी है अपनी खुद की। तो वहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है। बहुत सारे टेंट आए हुए हैं, वो टेंट टर्की के भी हैं, कतर के भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कतर और कतर के लोग, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कतर और कतर के लोग पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं गाजा के लोगों की, फाइनेंशियली, उनके खाने पीने को लेकर के, उनकी दवाओं को लेकर के। लेकिन यहाँ पर कहीं कुवैत नजर नहीं आया, कहीं कुवैत, कहीं ओमान नजर नहीं आ रहा है, कहीं सऊदी अरबिया नजर नहीं आ रहा है। अभी यूएई की मदद की भी कोई बात नहीं हो पा रही है।
जो भी हो रहा है, जॉर्डन की मदद, जो बाजू में बैठा हुआ है ये खामोश बैठा हुआ है। जॉर्डन को भी चाहिए था कि वो भी मदद करता, कोई ऐसी मदद नहीं किया जॉर्डन ने। ईरान की मदद तो वो अंदर आने ही नहीं देंगे। ईरान का ट्रक आएगा उसको ये उड़ा देंगे ड्रोन से, कहेंगे कि ये बारूद भेज रहा है हमास को। ईरान चाह के भी नहीं भेज सकता। ईरान की मदद, ईरान का मदद भेजना, आप ये समझिए कि बाकी सारे लोगों की मदद का रुक जाना, एक बहाना मिल जाएगा अमेरिका को, इजराइल को, बल्कि इजराइल को एक बहाना मिल जाएगा अमेरिका को, ट्रम्प को कन्विंस करने के लिए कि देखिए ईरान से मदद के साथ साथ हथियार भी आ रहे हैं, तो लिहाजा अब मदद रोक दो, आप हमको कुछ दबाव मत डालो हमको आप। तो इस तरह की हरकतें वो करेगा, इसलिए ईरान भी खामोश है। ईरान भी उसको कुछ बोल नहीं रहा है, मदद को लेकर कुछ भेज नहीं रहा है। हाँ, ये उसने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने सदन में, अपने नेसेट में इन्होंने कह दिया कि हम उसको भी असैसिनेट करेंगे, वेस्ट बैंक को, तो ईरान ने कहा था कि गरम तवे पे हाथ रखने की कोशिश मत करना। वहां पर ईरान का स्टेटमेंट आया था। बाकी वो किसकी मदद रोक रहा है, किसकी जाने दे रहा है, क्या हो रहा है उसके ऊपर, या वहां के रिडेवलपमेंट पर ईरान का क्या रोल होगा, उस पर खामोश है। ईरान जानता है कि मेरा कोई भी एक स्टेप गाजा और गाजा के लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो और ये उसी अकलमंदी है, ये खामोशी की वजह, जो कि कल को बहुत लोग सवाल कर सकते हैं कि ईरान ने क्या किया। अभी जैसे अर्दोगान ने ये जिद नहीं किया कि हम अपनी आर्मी भेजेंगे, उनको मना किया अमेरिका ने कि चलो खामोशी से काम हो रहा है होने दो, उसको हमने बहुत समझा के, बहुत मना के रखा है, इसलिए तुमको जो मदद भेजना हो भेजो, तुम हमको और एक दो मुल्कों के नाम बता दो जिनको तुम पर भरोसा हो, मैं उनको भी भेज दूंगा, उनकी आंच की भी सोचता बुला लूंगा, लेकिन तुम्हारे होने से वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, इसलिए तुम मत जाओ। तो ईरान का वहां पर एंट्री ना होना ये अमेरिका का अपना फैसला था, और टर्की की आर्मी ना आए अंदर, ये नेतन्याहू की जिद है। नेतन्याहू जानता था कि अमेरिका अंदर आने ही नहीं देगा ईरान को, वो तो जानता था नेतन्याहू, लेकिन टर्की भी ना आए, तो इस चीज को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। जी मुमताज साहब रहे और तमाम जो मुल्कों की बात आपने की, वो भी आपकी बात सही है कि यूएई कहाँ है और सऊदी, जॉर्डन, ये सब कहाँ थे, और कतर ने मदद की। कतर तो सालिस भी बना रहा, और कतर पे हमला भी इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पे हमास के लीडरान थे, और जहां तक हो सका उन्होंने उनकी हिफाजत भी की। हमले के बाद भी उन्हें, जाहिर सी बात है कि कतर में थे तो बगैर कतर की सिक्योरिटी के तो वो कहीं छिप नहीं सकते थे, कहीं ऐसे जा नहीं सकते थे, तो वहां तो सिक्योरिटी तो कतर की ही रही होगी, कोई हमास की सिक्योरिटी तो वहां थी नहीं। तो इसमें दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है कि कतर ने की, और कतर का ही बहुत प्रेशर है। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, जो खबरें चल रही है वो कतर और सऊदी में बहुत ठंडी हुई है अंदर तौर पे, कि तुम जो है मतलब चापलूसी कर रहे हो, यानी यही कह रहा होगा कतर कि हर चीज में चापलूसी करोगे, हर जगह चुप रहोगे, अब मदद नहीं कर रहे हो। ये यही जो है, मैं मतलब जो मैं समझ पा रहा हूं, यही कह रहा होगा कतर कि ये तुम कर क्या रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो ट्रम्प आए हैं वो कतर को समझाने ही के लिए आए हैं, और कतर इसमें शामिल किया गया। लेकिन अभी जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने, प्रोफेसर नदीम लिखा है कि इंटरनेशनल फोर्स में अफगानिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान क्यों नहीं, तुर्की क्यों नहीं, छोड़ दीजिए ईरान को और दूसरे को, ये कम से कम 3 मुल्क क्यों नहीं है। अच्छा, तुर्की से क्या डर है अमेरिका को? भाई तुर्की से क्या डर है, नाटो का मेंबर है तुर्की। अभी तुर्की रजब तैयब अर्दगान अमेरिका गए थे, वहां पे बहुत बड़ी डील हुई थी, वहां पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें खुद ट्रम्प जो है वो कुर्सी ठीक कर रहे हैं,
बहुत प्यार दिखा रहे हैं, फिर इतना डर क्यों? प्रोफेसर नदीम, ये वजह क्या है इसके पीछे? डर है तकनीकी तौर पर टर्की का मजबूत होना, और जो खिलाफत वाली चीजें हैं ना उसके पास, वो परेशानी कहीं ना कहीं सताती है इसराइल को कि कहीं अगर ये पुराना वाला खिलाफत का चस्का अगर यकबयक जाग उठा टर्की के अंदर, तो फिर हालात, एक नया दुश्मन पैदा हो जाएगा, तेज दुश्मन, और फिर एक महाज उधर से भी खुल जाएगा। क्योंकि पीछे हमने देखा कि मिडिल ईस्ट के अंदर इतने ज्यादा सैंक्शन के बावजूद भी नाटो के साथ वो मिल गया टर्की, और टर्की ने यानी अपने आप को उन सब मुश्किलात से निकालने की कोशिश की और निकाल भी लिया, और बहुत बड़ी हद तक वो कामयाब भी हुआ टेक्नोलॉजी के मामले में, इक्विपमेंट्स के मामले में, और ये जो डिफेंस सेक्टर है इसके अंदर भी मजबूती की तरफ वो लगातार बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि एक बहुत बड़ा बम उन्होंने एटम बम से कुछ थोड़ा ही हल्का बहुत बड़ा बम बनाया और उसका परीक्षण किया, उसकी टेस्टिंग में भी वो सब ओके हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इजराइल कभी भी ये नहीं चाहेगा कि टर्की का उधर हस्तक्षेप रहे। और जिस तरह से टर्की का इतने ज्यादा सैंक्शन होने के बावजूद लड़ाई करने का अंदाज रहा है, यानी वही सारी की सारी चीज देखिए, मैं आपको बताऊं, इजराइल और अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा खेल है, उसमें सिर्फ मुल्क बदलते हैं, खेल वही होता है। या तो उनकी मर्जी का आदमी इख्तिदार पे बैठेगा, और अगर उनकी मर्जी का आदमी इख्तिदार पर नहीं है तो या तो उसे हटा दिया जाएगा, या फिर वहां पर अटैक होगा, और फिर अटैक के बाद माल भी लूटा जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे खेल हम एक लंबे टाइम से देख रहे हैं, पिछले 25 साल से, तो जब से मेरी अकल थोड़ी सी तेज हुई तब से मैं देख रहा हूँ। खेल बिल्कुल वही है, पूरा पूरा खेल वही होता है, सिर्फ मुल्क बदलते हैं, सब कुछ वैसे ही होता है। लेकिन इधर टर्की ने अपने आप को बहुत ज्यादा संभाला है, बचाया है, और अमेरिका बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगा। मैं आपको बताऊं, इसराइल से ज्यादा अमेरिका नहीं चाहता है कि टर्की इधर मिडिल ईस्ट में दोबारा से आए, क्योंकि टर्की का अगर इस तरफ से आना मुमकिन हुआ और खुलकर उसके अंदर जो खिलाफत वाला जज्बा है वो कहीं, अब जैसे 2024 की बात हो रही थी कि उनके ऊपर जो सैंक्शन है वो खत्म हो जाएंगे या 25 में हो जाएंगे, तो उसके बाद टर्की कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा पूरे भूमि के साथ, वो जो खिलाफत वाला उसका एक जलवा रहा है। तो ये सब लोग उससे भी बचते हैं, और टर्की का वहां पर मजबूत होना, टर्की की दखल अंदाजी होना मिडिल ईस्ट के अंदर, वो इन सब कंट्री के लिए, वेस्टर्न कंट्री के लिए, और खास तौर पर इजराइल और अमेरिका के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि टर्की के पास मैन पावर भी है। इन्होंने वो जो खेल ईरान में खेलना चाहते थे, यानी इंटरनल जो उनकी लीडरशिप थी उसको खत्म करने की, ये खेल आपको मैं बताऊं, ये बहुत पहले खेल दिया था, और ये खेल भी फतेहुल्लाह गुलियन ने अमेरिका में बैठकर खेला था, जिसे रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत आराम से दबा दिया था। तो उन्हें मालूम है कि ये इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसको भी टैकल करने में माहिर है रजब तैयब एर्दोगान, और इस तरह का रिवॉल्ट नहीं करवाया जा सकता तख्ता पलट वाला, जैसे कि लीबिया के अंदर करवाया गया, ट्यूनीशिया के अंदर करवाया गया। और इन लोगों का तो बहुत पहले से दांत और नजर रही है टर्की के ऊपर कि किसी तरीके से टर्की को कमजोर तर किया जाए, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। वो डिप्लोमेटिकली बड़े तेज आदमी थे, और मैं आपको बताऊं कि अब से 6-7-8 साल पहले तक रजब तैयब एर्दोगान बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, और एक मजबूत लीडरशिप, इस्लामी लीडरशिप को वो प्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगा अब, चूंकि ये पूरे गजा वाले एपिसोड के बाद, कि उसमें जो आज से 7-8 साल पहले वो कर रहे थे या 10 साल पहले, उसमें दिखावा ज्यादा था, और उसका अमल अब तो फिलहाल हमें दिखा नहीं। वो अपने आप को ही बैकफुट पर रखते हुए गेम को खेलते रहे, खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों को फिर भी कंट्रोल किया। टर्की की लीरा को वर्ल्ड मार्केट के अंदर ऊपर बढ़ाया है। आजकल हमें मार्केट के अंदर टर्की के कपड़े भी दिखते हैं, मेड इन टर्की बहुत मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पर, वीडियोस बना बना के मुख्तलिफ लोग डालते हैं कि हमारे पास ये टी शर्ट आई हैं, ये कोट आए हैं, ये पैंट आए हैं, ये जूते आए हैं। तो इस तरह से जो गुड्स है, गुड्स की सप्लाई भी तेज हो रही है, और उसकी डिमांड यूरोप तक में बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं टर्की का कारोबार भी बढ़ रहा है, और एक सेफ रहकर अपने आप को बचाना और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना, ये वाली क्वालिटी तैयब एर्दोगान के अंदर है। लेकिन डिप्लोमेटिकली वो इस वक्त क्यों इतने कमजोर हुए, उन्होंने क्यों दखल अंदाजी नहीं दी, ये तो बात बिल्कुल अलग है। मगर अब
ये सब तो नहीं चाहेंगे। देखिए मुझे इतना मालूम है कि ईरान का और टर्की का हस्तक्षेप ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इनका दखल होगा इसमें तो ये ताकत की बात करने वाले लोग हैं और इनसे समझौता करने की एवज में इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यानी वो जो रकम मिलती है या जो गिफ्ट मिलता है या उसके बदले में कुछ चीजें मिलती हैं, वो सब चीजें इन सबसे मिलने वाली है नहीं। भाई टर्की तो खुद बिजनेस कर रहा है इसराइल के साथ, उसे तेल वेल बेचता है जो कुछ है, लेकिन बदले में इसराइल उससे क्या दे सकता है? अगर वो सारी चीजें भी कम होती रहेंगी तो इसराइल इतना ज्यादा मतलब खुले तौर पर वो जीने वाला मुल्क नहीं जितना लोग समझते हैं। यहाँ आपके मैं व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि वो जितना ज्यादा परिपक्व उसको मैच्योर या डेवलप उसे मानते हैं ना इसराइल को, वो उतना ज्यादा डेवलप है नहीं। वो सब इधर उधर से यूरोप उसकी मदद करता है और सबसे ज्यादा अमेरिका। अगर ये यूरोप से और अमेरिका से उसे मदद ना मिले, और ऐसा भी कुछ नहीं आप समझें, यानी मैं दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ आपकी मार्फत कि वो ये समझे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इसराइल ही बनाना जानता और किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या वो किसी पर्टिकुलर एक चीज में मास्टर है। ऐसा वो आज से 10, 15, 20 साल पहले रहा होगा। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी कोई इस तरह की ये लेगेसी वाली चीज रही नहीं है। देखिए मोबाइल सर गांव तक के अंदर है, इंडिया के भी और घाना के भी, अफ्रीका की कंट्री जो घाना है, मोबाइल सबके पास है। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल ऐसी नहीं है किसी एक आदमी के पास होती है, किसी के पास 19 होती है, किसी के पास 20 होती है। एप्पल का फोन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया। यानी वो टेक्नोलॉजी जो कि मादूद चंद लोगों के हाथ में हुआ करती थी किसी जमाने में, एप्पल इतना बड़ा ब्रांड था, वो अफ्रीका के अंदर भी है सर, एशिया के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है। भाई आप पैसे खर्च कीजिए और टेक्नोलॉजी ले लीजिए। तो ऐसी कोई विशेष शक्ति, महाशक्ति, ये सिर्फ काम करने का तरीका है, क्योंकि वो एक ही चीज पर काम करते हैं और उनका जो काम है वो ये है कि वो दुनिया को, पूरी दुनिया को अपने दुश्मन की नजर से देखते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी उनका दुश्मन उनके ऊपर हावी हो। तो उसके लिए वो काम करते रहते हैं कि इसको ऐसे करके टारगेट करेंगे, ऐसे वैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए लोगों ने ऐसा मान लिया। अब जैसे रिजवी सर ने अभी बताया कि उन्होंने पेजर को पकड़ा और पेजर के अंदर वो सिस्टम सेट कर दिया। यानी उसके अंदर वो सारी चीजें सेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, लेकिन उसकी समझ उन्होंने कैसे बनाई कि हम इसे भी हथियार बना सकते हैं। तो ये जो इस तरीके से काम करने वाली कला है, ये उन सब लोगों के पास है और वो उसी के दम पर दुनिया भर के अंदर ताल ठोकते रहे कि हमारे पास स्पेशल है। मैंने एक दिन आपके ही प्रोग्राम में बताया था कि मुझे एक डिफेंस ऑफिसर ने बताया कि महंगे हथियार बेचे उसने दुनिया भर में और वो बेकार हथियार थे, और उसे बहुत स्पेशल समझकर दुनिया भर के लोगों ने खरीदे वो छोटे हथियार। ये स्पेशल है, ये उग्रवादियों से लड़ने के काम आते हैं, और वो कुछ भी नहीं है हथियार। यानी उसे बहुत महंगा करके बेचा। ब्रोकिंग वाला जो काम है वो इतना तेज है इसराइल का कि लोगों को समझना चाहिए उसे, कि वो दूसरे का हथियार लेकर तीसरे को बेच देता है और उसमें बीच में ब्रोकिंग कर लेता है। तो ये सारी बातें हैं। तो टर्की और ईरान तो अगर दूर ही रहे इस मसले से, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है तो बेहतर रहेगा। ये गाजा के भी हक में है। हाँ, यहाँ पर मैं 27 करूंगा कतर की। कतर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कतर ने सालसी की भूमिका भी निभाई और कतर माली तौर पर मुझे सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि ये खलीज के जितने ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा पैसे के मामले में कतर आगे बढ़ रहा है। और वो बिलाशुबा मैं ऐसा मान रहा हूं कि वो सबकत ले जाना चाहता सऊदी अरब से भी है, डिप्लोमेटिकली भी और दूसरे तौर पर भी। अभी हमने देखा उन्होंने वो वर्ल्ड कप भी करवाया था। तो कतर अपने आप को बदल रहा है और कतर जो भी कर रहा है वो उसमें थोड़ा सा जज्बा उम्मत मुस्लिमा वाला भी है। यानी थोड़ा बहुत तो है, बहुत जी ज्यादा अगर बिल्कुल नहीं है तो। हाँ, बिल्कुल बामुकाबला इन बिल्कुल। तमाम देखिए खलीज हमारा ममालिक से। टाइम टाइम भी हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। और अ, जाहिर है कि ईरान से भी कतर के बड़े अच्छे रिश्ते हैं और ईरान ने भी बहुत मुश्किल वक्त में कतर की मदद की थी। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वो कहीं न कहीं पे करती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बहरहाल ये हमारा इख्तिताम होता है। मैं राशिद रिजवी साहब चाहूँगा कि वो आखिर में हमें एक एंडिंग कमेंट दे दें और उसके बाद मैं, चूँकि टाइम हो गया है, समाप्त करूँगा। जी, और राजा सिंह राजपूत साहब ने कहा है, भाई गुज़ारिश की है कि चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मैं तो ये सब कह नहीं पाता हूँ। शुरू में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल्दी-जल्दी कर लो,
अपने अपने लोगों को भेज दो, नहीं, तो आप भी सोशल कहा मीडिया करें, आपका नहीं है। आपको भी कहना हाँ, चाहिए तो गुरदास भाई, मुझे ये तो मुझे आपको भी मुझे कहना आदत चाहिए। नहीं है, मैं न्यूज में इतना खोया रहता हूँ कि मुझे हो बाकी जाते हैं चीजों आपके, के आप ये सब कुछ बोलते ही नहीं जी, तो कहना मैं चाहिए आपको भी। जी जी राशिद साहब। जी मुमताज भाई देखिए, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो जिस सोच का इजराइल है, वो सबको लेकर के उसी तरह सोचता है। जैसे वो सबको धोखा देता है, तो इसलिए वो दूसरों के से होने वाले धोखे से अपने आप को अलर्ट मोड में रखता है, कहीं हमको धोखा न दे दे। वो अगर किसी पे भरोसा करता है, थोड़ा बहुत किसी पे भरोसा करता है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका के अलावा वो किसी पे भरोसा नहीं करता है। अमेरिका में इसलिए भरोसा करता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट को कंट्रोल वहां की उसकी लॉबी करती है। अब कोई भी एक प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसको एक दिन में कम से कम 100 प्रोजेक्ट पे साइन करने होते हैं। कम से कम 100 प्रोजेक्ट पे साइन करने होते हैं, तो वो क्या करता है? वो फाइल पे फाइल आती रहती है, वो साइन करता रहता है। पूछता है क्या है ये? अच्छा ये है, साइन किया। क्या है ये? अच्छा साइन किया। अब उसी में एक फाइल लेके खड़ा हुआ है, इजराइल को इतने बिलियन डॉलर देना है। अब क्यों देना है? अरे सर दे देंगे तो हम ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा है वैसा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी बोल्ड होता है, चलो ठीक है मैं इसमें बाद में बात करूंगा, रखो इसको। और कभी कभी झटके में साइन कर देता है। तो इस तरह के झटकों के बहुत फायदा उठाया है इसने। इस तरह के झटकों का बहुत फायदा उठाया है, जो अब हमने अब आपने सोचा भी नहीं है कि ट्रम्प जो है इस तरीके की सपोर्ट में आएगा इधर। हम लोग उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो आ जाता है। जैसे उसका ये कहना था कि हमारे भेजे हुए हथियारों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इजराइल ने। अब ये बयान उसको किसी ने लिख के दिया था कि उसका अपने दिल से था, अल्लाह जाने। लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल अमेरिका के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता, दुनिया का कोई भी कंट्री हो। यहाँ तक कि नेतन्याहू तो खुद अपने लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ खुद के उनके मिनिस्टर, उनके ऑफिसर कोर्ट गए हुए हैं। अभी प्रोफेसर साहब ने यही कहा था कि उसकी मिनिमम जो उसकी सजा होगी, वो होगी कि उसको पद छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई सिर्फ पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसको अंदर भी जाना पड़ेगा उसके, क्योंकि उसने अपने पद पर, जो इजराइल का कानून है, अगर आप अपने पद पर रहते हुए पद का जानबूझकर दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे इजराइल राष्ट्र को कोई भी नुकसान होता है, तो उसको राष्ट्रद्रोह के दर्जे में रखा जाता है वहां पर। तो इन्होंने अपने पद पर बैठ करके क्या क्या किया है? पहला काम तो यही है कि जब पहले से इंटेलिजेंस 23 अक्टूबर की मिल गई थी, सॉरी 7 अक्टूबर की मिल गई थी, तब आपने क्या किया कि जो इतना बड़ा हादसा हो गया? दूसरा, अगर आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि अगर हम इसको ऐसे न करके इस तरीके से बात करके उनसे अपने लोगों को छुड़ा लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जिंदा बच करके आ जाएंगे। उस वक्त आप नहीं माने बात, आप धनाधन, यहाँ तक कि आपने उसको बर्खास्त कर दिया, वो भी कोर्ट चला गया। और एक कोई बड़ा ऑफिसर और था मेन, उसको भी उन्होंने बात, उसकी बात नहीं मानी, उसने भी ये सजेशन रखा, तो उसको भी बर्खास्त कर दिया, वो भी चला गया कोर्ट। तो अब आप ये देखिए कि जिस डेट में उनके उस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया, वो इजराइल के सारे न्यूज़पेपर में है। किस डेट में प्रिंट हुआ है वो सामने है। उसी की आस पास की डेट में ये चेक किया जाएगा कि या हमास के पास कितने हमारे जिंदा लोग हैं, उसको उसके साथ कोट किया जाएगा। और जो अभी बच के 20 आए हैं, तब ये कहा जाएगा कि अगर उस वक्त 1 साल पहले बात मान लेते, तो ये 20 नहीं आते, 120 जिंदा आते। ये जो 100 मरे हैं, उसको आईडीएफ नहीं मारा है और इन्होंने ही मरवाया है। ये सारे केस इनके ऊपर साबित किए जाएंगे। अच्छे जो अपोजिशन के लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको और बता दूं, वहां पर जो है वो कुछ पार्टियां अभी विलुप्त पार्टियां हैं कि देशभक्ति के नाम पर आपने गुमराह करके लोगों को ले लिया, जातिवाद के नाम पर बेन गवीर वगैरह को ले लिया,
कि ठीक है हम अल-अक्सा पे कब्जा कर लेंगे, हम गाजा खाली करवा देंगे, उन्होंने सपोर्ट दे दिया पूरा पूरा, ठीक गाजा खाली करवाओ, अल-अक्सा कब्जा करो, लेकिन वो भी नहीं किया। ट्रम्प के अगेंस्ट जा करके उन्हीं की पार्लियामेंट में लोग बोले, उनको उठा करके बाहर फेंकवाया गया सदन के। तो जो अपोजिशन है वो इनको छोड़ेगी ही नहीं, उसके पास बहुत मटेरियल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1.5 लाख इजरायलियों ने अपना देश क्यों छोड़ा? जब ये हमारी प्रॉमिस लैंड है तो किसके वजह से छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। कितने सिविलियन मारे गए, कितना हमारा पैसे का नुकसान हुआ, कोर्ट में ये सब चलेगा। अगर बता एक साल पहले अगर हम इसी तरीके से युद्ध को रोक करके उनसे बोलते हमारे लोगों को वापस दो, तो हमारा कितना पैसा बच जाता, कितने लोग बच जाते, कितने घर बच जाते। तो ये सारी चीजों को घुमा के अदालत का खेल है। अदालत में बाल से खाल नहीं निकालते हैं, अदालत में मुमताज भाई बाल से खाल निकालते हैं, खाल से बाल नहीं निकालते। तो अदालत का ये चलता रहेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि सबसे पहले तो इनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब छोड़ना क्या, चुनाव तब भी होने वाले थे, ये इस जंग के बीच में इसको घसीट ले गए इतना लंबा। चुनाव तो इनके होने ही वाले थे। जी मुमताज साहब। इनका मैं कमेंट कर रहा था और बहुत बहुत शुक्रिया राशिद रिजवी साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नदीम जावेद अहमद साहब का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का जो चले गए। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और जो हमारे साथ जुड़ते हैं व्यूअर में, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर मैं हाजिर होऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।